के दौरान आप महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य रहे। उत्कृष्ट वक्तव्य के लिए आपको राष्ट्रकुल संसदीय मंडल की महाराष्ट्र शाखा द्वारा उत्कृष्ट भाषण पुरस्कार प्राप्त है। अक्टूबर 2019 में आप पहली बार विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए। साथ ही दिसंबर 2024 में पुनः विधानसभा अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए। आप राष्ट्रकुल संसदीय मंडल की कार्यकारिणी सदस्य भी है। वर्तमान में आप महाराष्ट्र विधानसभा के माननीय अध्यक्ष है। आपका निवास मुंबई। आपके स्वागत है तो मैं तनिष्का जी को निवेदन करता हूं। आप पद्मश्री जनार्दन पंत बोथे जी, आप मूलतः वसीम महाराष्ट्र से है। आपने शुरुआत से ही समाज सेवा को जीवन का लक्ष्य बनाया और अखिल भारतीय श्री गुरुदेव सेवा मंडल में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई। आप राष्ट्र संत तुकाडो जी महाराज के साथ कार्य करते हुए समाज कार्य में सक्रिय रहे। आपके कार्य के लिए महाराष्ट्र संसद द्वारा 1992 को दलित मित्र संस्था पुरस्कार तथा 2004 में आदिवासी सेवा संस्था पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। आपके द्वारा किए गए विशेष कार्यों के लिए आपको भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया है। मैं आपके स्वागत हेतु शिवावत भारद्वाज जी को आमंत्रित करता हूं। आप डॉक्टर आशुतोष मंडावी जी है। आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। आप मूलतः रायपुर छत्तीसगढ़ से है। आपने पत्रकारिता एवं विज्ञापन विषय में गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ से पीएचडी किया है। आप केटीबीयू रायपुर में विज्ञापन एवं जनसंपर्क विभाग में विभाग अध्यक्ष के पद पर कार्यरत है। आपका विद्यार्थी परिषद के साथ संपर्क 2011 से है और वर्तमान में विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। आपका निवास रायपुर। आपके स्वागत है तो मैं सुशील सोनकर जी को आमंत्रित करता हूं। आप डॉक्टर विजय खंडल जी है। आप वर्तमान में राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विद्यापीठ के नॉलेज रिसोर्स सेंटर के निदेशक तथा विद्यार्थी विकास विभाग के प्रमुख है। आपका निवास नागपुर है। आपके स्वागत हेतु मैं एल्बर्ट जी को आमंत्रित करता हूं। आप श्री राहुल गौर जी, आप विकासात विद्यार्थी के अखिल भारतीय प्रमुख है। आपकी शिक्षा एमए हिंदी साहित्य से हुआ है। आप मूलतः राजस्थान के भरतपुर जिले से है। आपका केंद्र पटना।
आपके स्वागत है तो मैं सुमित राठौर जी को आमंत्रित करता हूं। आप कुमारी पायल राय जी, आप विकासात विद्यार्थी के अखिल भारतीय संयोजक है। आप मूलतः पश्चिम बंगाल के पश्चिम बर्धमान जिले के रहने वाले हैं। आपका केंद्र भोपाल है। आपके स्वागत है तो मैं तारण्य गोयल जी को आमंत्रित करता हूं। अब मैं मंच पर उपस्थित अतिथियों से आग्रह करता हूं, विद्या की देवी मां सरस्वती और युवाओं के आदर्श स्वामी विवेकानंद जी के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। वंदे वंदे बोलो भारत माता की वंदे वंदे। वंदे मातरम ना। जय भवानी, जय शिवाजी। वंदे मातरम गीत हेतु सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाए।
नमामि कमलाम् अमलाम् अतुलाम् सुजलाम् सुफलाम् मातरम् वन्दे मातरम् श्यामलां सरलां सुस्मितां भूषितां धरणीं मातरं वन्दे मातरं वन्दे भारत माता की वंदे वंदे। अब मैं प्रस्ताविक एवं स्वागत हेतु श्री राहुल गो जी से आग्रह करता हूं। विद्या की देवी मां सरस्वती, युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद, राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज, जिनकी प्रसिद्ध ग्राम गीता ग्राम विकास पर्यावरण संरक्षण का हम सबको संदेश देती है, इस चौथे राष्ट्रीय पर्यावरण युवा संसद के समापन कार्यक्रम में आयोजित नागपुर शहर के सभी गणमान्य जन, हमारे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय राहुल नार्वेकर जी, हमारे इस कार्यक्रम के विशेष रूप से उपस्थित पद्मश्री जनार्दन बोथे जी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय आशुतोष डावी सर, राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विद्यापीठ के विद्यार्थी विकास विभाग के प्रमुख श्री डॉक्टर विजय खांडल जी, विकासार्थ विद्यार्थी की राष्ट्रीय संयोजक बहन पायल राय, मेरे सामने देश भर के कोने कोने से पर्यावरण के विषय को लेकर अपने अपने कैंपस से, अपने अपने क्षेत्र, अपने गांव नगर की आवाज़ बनकर नागपुर की इस विधानसभा में पर्यावरण के विषयों का पिछले 2 दिन से न केवल उसकी चर्चा करना, न केवल व्याख्यान करना, अपितु समाधान का मार्ग प्रशस्त करने वाली युवा शक्ति, जो वास्तव में छात्र शक्ति है, जो वास्तव में इस देश की राष्ट्र शक्ति है, जो इस देश ही नहीं अपितु दुनिया के सब तरह की समस्याओं का समाधान है, उस छात्र शक्ति का भी मैं अभिनंदन करता हूं। मैं आज के इस कार्यक्रम में, हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, जो अपने व्यस्ततम समय में से केवल इस छात्र शक्ति से मिलने हेतु मुंबई से आप लोगों से वार्ता करने हेतु जिनका विशेष प्रवास यहाँ रहा है, मैं उनका इस कार्यक्रम में विशेष रूप से स्वागत करता हूँ। मित्रों, हम सबको ध्यान में है कि यह चौथा पर्यावरण युवा संसद, हम यानी पहली बार जब दिल्ली में कुछ विद्यार्थियों को लेकर के इस तरह का एक कार्यक्रम करने का सोचा, तब बिल्कुल मन में नहीं था कि इस तरह की चौथी संसद कभी होगी, और वह संसद वो इस देश के ही नहीं अपितु दुनिया के अनेकों पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान का मार्ग बनेगी, ऐसा मन में भरोसा उस समय शुरू करते समय नहीं था। लेकिन मेरे सामने गुरजीत मैम और संदीप जी, जो जिनका मूल विचार पर्यावरण संरक्षण गतिविधि ने जो मूल विचार शुरू किया, और विकासार्थ विद्यार्थी ने पिछले 3 सालों में जिस विचार को लेकर के देश भर के 400 से अधिक विश्वविद्यालयों में जो हम पिछले 4 साल में गए हैं, मैं आपको गर्व के साथ बताता हूं कि इस बार देश के 279 यूनिवर्सिटीज में हम विश्वविद्यालय स्तर पर गए, जहां 50,000 से ज्यादा विद्यार्थियों ने सहभाग किया। 10 क्लाइमेट जोन के अनुसार जब हम क्षेत्र में विद्यार्थियों के बीच में गए, उनमें से आज आप सब लोग 124 देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों का प्रतिनिधित्व करते हुए देश ही नहीं अपितु दुनिया की पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान के लिए एकत्रित हैं। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। भारत में समय समय पर अनेकों संसदों का आयोजन, युवा संसदों का आयोजन करना, यह आजकल जरूर प्रचलन में है, लेकिन पर्यावरण के विषय को लेकर संसद करना और उसमें उतनी ही सक्रियता से सहभाग करना, यह आप सब लोगों ने जरूर इसकी यशस्विता को बढ़ाया है। मैं आप सब लोगों का विशेष अभिनंदन करता हूं। इस संसद में आयोजित 2 सत्रों में, एक सत्र में हमने कहा कि हमारी जो इकोलॉजिकल विजडम है, हमारी जो बुद्धिमता है, हम जैव विविधता के बारे में जिस तरह से सोचते हैं, हम जल जंगल जमीन जानवर जन इनके बारे में जिस तरह से सोचते हैं, वास्तव में वही पर्यावरण संरक्षण का एक सटीक मार्ग हो सकता है और भारत
की पॉलिसी मेकिंग में, भारत की पर्यावरण नीतियों में उस पंच परिवर्तन के मंत्र को शामिल किया जाना चाहिए, ऐसा एक आपने सत्र में जरूर सब लोगों को बताया। मित्रों, हम सब लोग जानते हैं कि जब दुनिया की परिस्थिति, यानी जब दुनिया अस्थिरता के दौर में है, जब अलग अलग तरह के युद्ध दुनिया में है, उस समय में मल्टीलैटरलिज्म की बात करना, उस समय में दुनिया के लोगों को एक समूह पर, एक मंच पर लाकर समाधान का मार्ग देना, यह थोड़ा कठिन लगता है। लेकिन फिर भी हमने अपनी पर्यावरण संसद में कहा कि कॉप फ्रेमवर्क में भी सस्टेनेबिलिटी का, हमारा जो सिविलाइजेशनल बेस्ड सस्टेनेबिलिटी का आइडिया है, उसको हम कॉप फ्रेमवर्क में कैसे लेकर के जा सकते हैं। और हमने प्रतिज्ञा की कि 2028 के अंदर जब कॉप 33 भारत में आयोजित होगा, उस समय भारत के कैंपसेज में पढ़ने वाले छात्र छात्रा जो हमारे नेशनल एनवायरनमेंट यूथ पार्लियामेंट के माध्यम से पर्यावरणीय चेतना का संचार अपने कैंपसेज में करेंगे, वे जरूर दुनिया की पर्यावरणीय विषयों को लेकर के भारत क्या मार्ग दिखा सकता है, उसका एक मार्ग प्रदर्शन कॉप 33 में करेंगे। मित्रों, कई सारी चर्चाएं हुई। मैं जब ब्राजील में था तो वहां पत्रकारों के बीच में एक चर्चा थी कि भारत वह देश है जिसने अपने एनडीसी इस समय सबमिट नहीं किए हैं। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि भारत ही वह देश है जिसको सो कॉल्ड ग्लोबल साउथ है, जिसको दुनिया ने पिछड़े देशों के रूप में चिन्हित किया है, उसकी मुखर आवाज अगर लाइक माइंडेड डेवलपिंग कंट्रीज के ग्रुप में कोई बन करके चलता है, अगर G77 के ग्रुप को लीड करके कोई बोलता है, और वह भारत है। और उसी भारत की रणनीति में भारत ने डेवलपिंग कंट्रीज को यह तय किया कि अगर पर्यावरण संरक्षण की सारी जिम्मेदारियां हमारे ऊपर ही ये विकसित देश लाद देंगे तो इसका मुखरता से विरोध करने का जरूरत है। और यह वह कारण था कि हमने अपनी एनडीसीज को सबमिट करने में समय लगाया। पिछले साल अजरबैजान में जब कॉप के सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधिमंडल गया, तो मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि भारत की ही चांदनी रैना, जो हमारी डिप्टी नेगोशिएटर थी अजरबैजान के अंदर, वही वो थी जिन्होंने कहा कि दुनिया को क्लाइमेट फाइनेंस के लिए $30 बिलियन देना वह पर्याप्त नहीं है, 1.3 ट्रिलियन US देना दुनिया के क्लाइमेट से जो प्रभावित देश हैं उनको देना पर्याप्त है। यह फ्रेमवर्क बनना चाहिए। और हम इस तरह के किसी भी ट्रीटी को, गठबंधन को मानने से मना करते हैं। सब मुखरता से आवाज उठाने वाला भारत था। इन सब विषयों को लेकर के न केवल वैश्विक मंचों पर, अपितु भारत के कैंपसेज में भी हम आगे के सालों में भी जाते रहेंगे। और यह केवल हमारी पर्यावरण संसद या डिबेट डिस्कशन तक ये सीमित ना रह करके आगे सॉल्यूशन का मार्ग हमारे क्षेत्रों में पर्यावरण के विषयों में प्रशस्त करेगी। ऐसा कहते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। भारत माता की जय। अब मैं इस कार्यक्रम की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए पुरस्कार घोषणा हेतु कुमारी पायल राय जी से आग्रह करता हूं। मैं इस चौथे राष्ट्रीय पर्यावरणीय युवा संसद के समापन सत्र में मंच पर उपस्थित अतिथियों का, सभागार में उपस्थित सभी प्रतिनिधियों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूं। जिस प्रतियोगिता को हमने मई 2025 से शुरू किया, पहले पूरे देश भर के विश्वविद्यालयों में प्रतियोगिता करना, उसके बाद पूरे देश को 10 जोन में डिवाइड करके और क्षेत्रीय लेवल प्रतियोगिता करके हम आज 2 दिन नागपुर में इस विधान भवन में हमने कंपटीशन किया और सफलतापूर्वक अब हम समापन सत्र की ओर हैं। तो मुझे हर्ष की अनुभूति हो रही है कि हमारे साथ इस पूरे NEYP में जो ट्रेनर के तौर पर हमारे साथ रहे, ऐसे मानव रचना यूनिवर्सिटी से डॉक्टर गुरजीत कौर चावला मैम, डॉक्टर सानिया मकाना मैम, डॉक्टर सुंदरेश DS सर, मैं आप सभी को मंच पर आमंत्रित करती हूं और मंचस्थ अतिथियों से उनको सर्टिफिकेट दे करके और मोमेंटो दे के मैं सम्मानित करने का आग्रह करती हूं। हम जब देश भर के विश्वविद्यालयों में प्रतियोगिताओं का आयोजन करते हैं और जब वो विद्यार्थी
वहाँ प्रतियोगिता करके क्षेत्रीय लेवल कंपटीशन में आते हैं और आज फाइनल लेवल में भी आते हैं। तो ऐसे जो यूनिवर्सिटी के तरफ से हमारे नोडल ऑफिसर के तौर पे एनवायरनमेंट नोडल ऑफिसर हमारे नॉमिनेटेड होते हैं, ऐसे कुछ नोडल ऑफिसर हमारे बीच हैं। मैं उन सबसे भी आग्रह करती हूं कि आप सब भी मंच पर आए। डॉक्टर अनामिका त्रिपाठी मैम, गुरु जाम्बेश्वर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद। डॉक्टर अजरम तहूर मैम, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ। डॉक्टर सुप्रिया, डीएवी जलंधर। डॉक्टर ओपी शुक्ला, निम्स यूनिवर्सिटी जयपुर। डॉक्टर बारबी, एलपीयू पंजाब। डॉक्टर कोसिगिन लेसुंथम, मणिपुर यूनिवर्सिटी। आप सभी का भी मैं स्वागत करती हूं और मंच पर आने को आग्रह करती हूं। इस 2 दिन के एनईवाईपी के लिए आपने देखा होगा, जब हम विधान भवन के गेट से इस मुख्य सभागार तक आ रहे थे तो एक प्रदर्शनी लगी है, उसमें कुछ पोस्टर्स, मॉडल ऐसे रखे हैं। विदर्भ प्रांत एसएफडी ने एक ऐसा कंपटीशन लॉन्च किया था, रील मेकिंग, पोस्टर मेकिंग और मॉडल मेकिंग का। उन विद्यार्थियों को भी मैं एक एक करके बुलाना चाहूंगी। पोस्टर मेकिंग कंपटीशन में जिन्होंने फर्स्ट प्लेस, जिनका फर्स्ट रैंक है, ऐसे प्रीति भौमिक जी। सेकंड प्लेस आस्था पाली जी। थर्ड प्लेस सोनाली श्रीकंदे जी। मैं आप तीनों विद्यार्थियों को भी मंच पर आमंत्रित करती हूं। मॉडल मेकिंग में जिन्होंने स्थान ग्रहण किया है, ऐसे स्वरूप जी। रील मेकिंग में ईशा ठाकुर जी फर्स्ट प्राइज, राज किशोर जी सेकंड प्राइज। मैं आप सभी विद्यार्थियों को भी आग्रह करती हूं कि आप मंच पर आए और अपना सर्टिफिकेट आज एनईवाईपी 2 सेशंस में हुए और आप सभी विद्यार्थियों ने प्रतिभाग किया। हमारे साथ जूरी मेंबर्स थे जो आप सभी का मार्किंग अभी भी कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा विलंब है, तो उसकी भी घोषणाएं अब अभी आने वाले समय में करेंगे। तब तक धन्यवाद। अब मैं आज के हमारे मुख्य अतिथि महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष श्री राहुल नरवेकर जी से वक्तव्य हेतु विनती करता हूं। नमस्कार। सभी से मैं अनुरोध करूंगा, कृपया मेरे साथ आपके दोनों हाथ उठाकर एक घोषणा हम देंगे। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भारत हिंदुस्तान के आराध्य दैवत छत्रपति शिवाजी महाराज, पुरोगामी महाराष्ट्र के
शिल्पकार शाहू फुले आंबेडकर जी, इनके पावन विचारों को और स्मृति को नमन करते हुए आज के इस राष्ट्रीय पर्यावरण युवा संसद 2026 इस कार्यक्रम के लिए उपस्थित पद्मश्री आदरणीय जनार्दन पंत बोते साहेब, डॉक्टर आशुतोष मांडावी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, श्री राहुल गौड़, अखिल भारतीय प्रमुख विकासार्थ विद्यार्थी, कुमारी पायल राय, अखिल भारतीय संयोजक विकासार्थ विद्यार्थी, डॉक्टर विजय खंडाल, अध्यक्ष विद्यार्थी विकास विभाग, और जिनके विशेष आग्रह से मेरा यहां आना हुआ, वैसे हमारे आदरणीय देवदत्त जोशी जी, सर्वप्रथम मैं आयोजकों का आभार मानना चाहूंगा कि उन्होंने फिर एक बार यह कार्यक्रम आयोजित करने के लिए महाराष्ट्र का नागपुर विधान भवन इसका चयन किया, इसलिए मैं आप सभी का आभार मानना चाहता हूं। साथियों, देश में मॉक पार्लियामेंट का कॉन्सेप्ट अनेक संस्थाओं द्वारा आयोजित किया गया है, लेकिन पर्यावरण के साथ मॉक पार्लियामेंट का आयोजन करना, यह संकल्पना सही मायने में अभूतपूर्व है और अत्यंत लोक उपयोगी है, ऐसा मैं समझता हूं। और इसके कारण दो है। आप सभी जानते हैं, पर्यावरण ऐसा विषय है जिससे केवल महाराष्ट्र या भारत देश, केवल अपने देश और राज्य के लिए यह विषय सीमित न रहते हुए पूरे विश्व के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा या विषय है। और संसदीय लोकशाही प्रणाली में किसी भी विषय को अंत तक ले जाना हो तो उस विषय के संदर्भ के निर्णय ये लोकतांत्रिक प्रयासों से और पद्धति से होना अपेक्षित है। और हमारे देश में हमने संसदीय लोकशाही को स्वीकारा है और इसीलिए देश के हित में या देश में कानून बनाने के विषय में या फिर देश में पॉलिसी मैटर्स बनाने के लिए यदि कोई सभागृह या यदि कोई संस्था जिम्मेदार है तो वो है लोक प्रतिनिधियों द्वारा जो लेजिस्लेटिव बॉडीज बनाई गई है, उनमें चर्चा होकर निर्णय होना संसदीय लोकशाही प्रणाली में अपेक्षित है। और इसीलिए यहां पे पर्यावरण और पर्यावरणों के विषय को योग्य तरीके से समाज के सामने लाने के लिए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का सबसे उत्तम और योग्य मंदिर जिसे हमें मानते हैं वो पार्लियामेंट का आयोजन करना, मैं समझता हूं इस कार्यक्रम का या इस प्रोग्राम का सबसे अद्भुत ऐसा कॉन्सेप्ट है। आज यहां पे आने से पहले कुछ समय मैंने इस कार्यक्रम में जिन्होंने भाग लिया था, हमारे विधानसभा के सभागृह में जिन विद्यार्थियों ने इस डिबेट में भाग लिया था, इस मॉक पार्लियामेंट में भाग लिया था, उनका सत्र देखने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। और वह सत्र देखने के बाद पहले तो मैं ये स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा
कि अगले इस सत्र में मैं विधानसभा के सभी सदस्यों को आमंत्रित करूंगा। जिस अनुशासन से ये सत्र चला और जिस अनुशासन से विधानसभा अध्यक्ष ने दिए हुए निर्देशों का, आदेशों का पालन किया गया, वो देखने के बाद मैं समझता हूं ये मेरे हित में है कि मैं सभी विधायकों को यहां लाकर आपका सत्र देखने का आग्रह करूं। तो मैं समझता हूं ये अनुशासन आप अपने जीवन में कायम रखोगे और संसदीय लोकशाही को आगे ले जाने के लिए जनता का विश्वास इस संसदीय लोकशाही पर हमेशा बना रहने के लिए, इस संसदीय लोकशाही को और मजबूत बनाने के लिए ऐसे ही अनुशासन द्वारा आप अपने नागरिक बनने की जिम्मेदारी निभाओगे। और आगे चलकर मुझे पूरा विश्वास है आप जैसे जो हमारे देश का यूथ वर्ग है, वो जो हमारे देश का भवितव्य है, वह आगे चल के कभी ना कभी इस सभागृह या लोकसभा राज्यसभा का में भी प्रतिनिधित्व करेगा। और तभी इसी स्पिरिट के साथ और इसी अनुशासन के साथ आप वहां भी कार्य करोगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। दोस्तों, पर्यावरण जो विषय है आप सभी जानते हैं ये केवल देश के लिए मर्यादित नहीं है। आज हमारे लेजिस्लेटिव बॉडीज में जहां तक महाराष्ट्र का सवाल आता है, महाराष्ट्र विधानसभा में हम हर अधिवेशन में कम से कम 25 से 30 कम से कम प्रतिशत समय ये दुष्काळ, अवकाळी पाऊस या फिर ऐसे पर्यावरण से निगडित होने वाले नुकसान के वजह से जो लोगों को परेशानी होती है उस विषय में चर्चा करते हैं। लेकिन इस सब नुकसान का मूल कारण जो है वो पर्यावरण बदल, क्लाइमेट चेंज या पर्यावरण का योग्य प्रकार से संरक्षण करने में हम जो कम पड़ रहे हैं वह इसका मूल कारण है। इसके ऊपर सकारात्मक चर्चा होना यह बहुत ही आवश्यक है, जो आज मैंने आपके सत्र में देखी। और इसीलिए मैं आने वाले समय में सदन में यह आग्रह रखूंगा कि पर्यावरण से निगडित एक विशेष चर्चा निश्चित रूप से सदन में भी आयोजित होना बहुत ही आवश्यक होगी। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो, पर्यावरण की जो जिम्मेदारी है इसे संरक्षित रखना, इसका संवर्धन करना, पर्यावरण को उचित स्थान देते हुए उचित निर्णय लेना, ये विधायकों की या फिर विधिमंडल की तो जिम्मेदारी है, कार्यकारी मंडल की भी जिम्मेदारी है। और केवल विधिमंडल या कार्यकारी मंडल के काम करने से यह जिम्मेदारी पूरी नहीं हो सकती। इस जिम्मेदारी को यदि हमें अंतिम मुकाम पे ले जाना है तो जनता का सहभाग इसमें बहुत आवश्यक है, ऐसा मैं समझता हूं। आज केवल पॉलिसीज बनने से या पॉलिसीज डिबेट होने से पर्यावरण के विषय पर हमें योग्य समाधान प्राप्त नहीं होगा। जब तक ये पॉलिसीज हम योग्य तरीके से इंप्लीमेंट नहीं करते और जब तक देश की पूरी जनता, विश्व की पूरी जनता इन पॉलिसीज के ऊपर अमल नहीं करती, तब तक मैं नहीं समझता हूं कि इस पर्यावरण सुधार के हमारे ध्येय को हम पूरी तरीके से हासिल कर पाएंगे। आप सभी लोग जानते हैं, भारत की जो आइडियोलॉजी है, भारत की जो विचारधारा है, वो वसुधैव कुटुंबकम की है। यानी पूरा विश्व हम हमारा परिवार समझते हैं, पूरा विश्व हमारे परिवार समझने के बाद इस विश्व का ख्याल रखना हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। और इसीलिए इसी जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए भारत ने हमेशा पर्यावरण की ओर अपनी जो जिम्मेदारी है उसे निभाने का पूरा प्रयास किया है। आज विश्व में पर्यावरण के ऊपर चर्चा जब होती है तो इस भूमिका को लगभग सभी ने स्वीकार लिया है
कि पर्यावरण की सबसे ज्यादा हानि ये पश्चिमी देशों से होती है, लेकिन पर्यावरण का संरक्षण करना, उसमें सुधार लाने की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी ये हमारे जैसे देशों पर रखी जाती है। इसका हमें दुख नहीं है। पर्यावरण को संरक्षित रखना ये तो हमारा धर्म है। हमारे सभी धार्मिक जो ग्रंथ है, हमारे सभी जो धार्मिक संस्थाएं हैं, उनमें यही प्रचार किया जाता है कि पर्यावरण को सुरक्षित रखना ये अपने धर्म को सुरक्षित रखने के जैसा है, और इसीलिए सभी ने इसे स्वीकारते हुए भारत में पर्यावरण की सुरक्षा करना ये अपना दायित्व मान लिया है। आज ये विश्व हो या ये पूरा यूनिवर्स हो, ये हमें विरासत में तो प्राप्त नहीं हुआ है। ये हमें जो प्राप्त हुआ है वो एक ऋण के तरीके से आने वाली पीढ़ियों से हमें प्राप्त हुआ है। इस पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए इस पर्यावरण को आगे ले जाकर सुरक्षित रखना, इसका जतन करना, ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी है। इसे अधिक अच्छे रूप में आने वाली पीढ़ियों को समर्पित करना, देना, ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी है। और मुझे पूरा विश्वास है आज जिस प्रकार का विचार विनिमय, विचार प्रदान किए गए इस सत्र में, वह देखने के बाद भारत का भवितव्य उज्जवल है और विश्व में पर्यावरण का कल्याण ये निश्चित है। ये इस सत्र में जो चर्चा हुई उससे स्पष्ट रूप से मुझे दिखाई दिया है। फ्रेंड्स, none other than Sir Winston Churchill, the former Prime Minister of United Kingdom, has said, a 5-minute conversation with the average voter gives you an explanation against democracy. और यदि सबसे पुराने लोकतंत्र के प्रधानमंत्री के ये विचार है, तो ये विचार हमारे देश में गूंजने नहीं चाहिए। इसके लिए हमें पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, संसदीय लोकशाही को मजबूत करना बहुत ही आवश्यक है। लोगों को इस संस्था के ऊपर विश्वास उनका कायम रखना ये बहुत जरूरी है, और इसीलिए हमें हमारे आने वाली पीढ़ियों को, हमारे देश के युवा को निश्चित रूप से हमारे संसदीय लोकशाही के बारे में जितना ज्ञान हम दे सके उतना देना आवश्यक है। हमारे पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स, कानून कैसे बनते हैं, हमारे देश की पार्लियामेंट कैसी चलती है, हमारे देश की असेंबलीज कैसी चलती है, हमारे देश के लेजिस्लेटिव काउंसिल्स कैसे चलते हैं, यदि इसका ज्ञान हमारे स्थानिक या हमारे सभी जनता को, नागरिकों को हम नहीं दे पाए, तो निश्चित रूप से हम इस संसदीय लोकशाही को मजबूत करने में कहीं ना कहीं कम पड़ रहे हैं, ऐसा हमें अनुभव होगा। और ऐसे कार्यक्रमों द्वारा इस युवा पीढ़ी को संसदीय लोकशाही के बारे में और लोकतंत्र के सबसे ऊंचे मंदिर के कार्रवाई के बारे में अवगत करवाने का जो अच्छा काम इस संस्था द्वारा हो रहा है और राष्ट्रीय पर्यावरण युवा संसद के द्वारा हो रहा है, वो सराहनीय है। मैं आप सभी को इसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आयोजकों ने यहाँ पे बहुत ही लोक उपयोगी ऐसा कार्यक्रम फिर एक बार आयोजित किया है। यहाँ जब मैं चर्चा कर रहा था तो मुझे पता चला कि यूनिवर्सिटी लेवल से लेकर इस सभागृह में जो चर्चा हुई, इस पूरे प्रोसेस में लगभग 75,000 विद्यार्थियों ने अब तक भाग लिया है। लगभग 400 के करीब महाविद्यालयों ने इसमें भाग लिया है। सही मायने में ये सराहनीय कार्य है और इस कार्य को आगे ले जाने में आप देश में संसदीय लोकशाही को आगे ले जाने में बहुत बड़ा योगदान कर रहे हो, ऐसा भी आज मैं बताना चाहूंगा। महात्मा गांधी ने कहा है, बी द चेंज यू वांट टू सी,
जो बदलाव आप देखना चाहते हो उस बदलाव का भाग बनो, और जो देश में आप सुशासन देखना चाहते हो, जिस देश में आप प्रगति देखना चाहते हो, जिस देश में आप अच्छी पॉलिसीज देखना चाहते हो, ऐसे प्रोसेस का भाग बनने की शुरुआत आपने आज और कल में की है। और मुझे पूरा विश्वास है महात्मा गांधी जी ने जो शब्द कहे हैं उसका पर्सोनिफिकेशन आप सभी लोग करके दिखाओगे। इसी के साथ आप मुझे और यहां एक डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है उनके कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द याद आ रहे हैं, और उन्होंने कहा था, इट इज नॉट द वायलेंस ऑफ द फ्यू, इट इज द साइलेंस ऑफ द मेनी दैट बॉदर्स मी। कुछ लोगों का हिंसाचार मुझे डराता नहीं, बहुत सारे लोगों की चुप्पी मुझे डराती है। और डेमोक्रेसी का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत यही है कि अन्याय के खिलाफ, गलत कामों के खिलाफ चुप रहना यह सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में गलती मानी जाती है। और आज आपने इस युवा संसद का आयोजन करके अपने विचार जिस प्रकट रूप से आपने सामने रखे हैं उसमें से मुझे विश्वास हुआ है यहां पे जो विद्यार्थी है, यहां पे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, वो पूरी तरीके से अपने विचार पूरी मजबूती से और विश्वास से आगे चलकर भी रखेंगे और इस डेमोक्रेसी को और मजबूत करेंगे। आज यहां पे आपने मुझे आमंत्रित किया, आपके साथ कुछ समय बिताने का अवसर दिया। वैसे तो विधानसभा अध्यक्ष दो बार बनने के बाद बोलने की प्रैक्टिस कम हो जाती है, क्योंकि मेरे सभी साथी बताते हैं अभी आप अध्यक्ष बने हो, आपको बोलना कम है, सुनना ज्यादा है। तो फिर भी मैंने एक प्रयास किया अपने विचार आप सभी के सामने रखने का। मुझे पूरी उम्मीद है आप और हम मिलकर एक सक्षम भारत, प्रगतिशील भारत और एक सस्टेनेबल डेवलप्ड भारत निर्माण करेंगे। 2000 आज हम विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 2027 में हम विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे और 2047 तक हम संपूर्ण रीत्या डेवलप्ड नेशन के रूप में आगे आएंगे। और इसीलिए ये डेवलपमेंट और ये ग्रोथ सस्टेनेबल होनी बहुत आवश्यक है। यदि ये ग्रोथ सस्टेनेबल नहीं रही तो इस ग्रोथ का हमें कोई उपयोग नहीं रहेगा। और इसीलिए सस्टेनेबिलिटी के ऊपर आज जो चर्चा हुई वो बहुत ही महत्वपूर्ण और लोक उपयोगी चर्चा हुई, ऐसा मैं मानता हूं। आज ये देश, भारत देश, दुनिया का सबसे युवा देश है। हमारी मीन एज पॉपुलेशन 29 इयर्स है। चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ये 2 और 3 नंबर पे हमारे पीछे आते हैं। और इसीलिए यदि हम इस भारत के युवा पीढ़ी को आने वाले समय में स्किल्ड युवा पीढ़ी बनाएं और सस्टेनेबिलिटी के अच्छे सिद्धांत इनके मन में बसाए, तो निश्चित रूप से भारत आने वाले समय में पूरे विश्व का ग्रोथ इंजन बनेगा और इस पूरे देश की सबसे अव्वल नंबर की अर्थव्यवस्था ही नहीं तो सभी मायनों में ये देश सभी मायनों में सबसे उत्कृष्ट देश बनके इस विश्व में आगे आएगा। यही संकल्पना हम सब साथ लेकर आज फिर एक बार भारत माता की जय का नारा देते हुए इस संकल्पना को आगे ले जाएंगे। मुझे यहां आमंत्रित करके आपके साथ अपने मन के विचार रखने की आपने जो संधि दी है, इसीलिए आयोजकों का और आप सभी का मैं मन से आभार मानता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय महाराष्ट्र। अब हमारे मुख्य अतिथि श्री राहुल नर्वेकर जी हमारे बीच से विदा लेंगे। मैं आपका धन्यवाद ज्ञापन करता हूं।
अब मैं वक्तव्य हेतु डॉक्टर आशुतोष मंडावी जी से निवेदन करता हूं। सभी अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। भारत माता की, थोड़ा जोश से नारा लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे। ज्ञान की देवी माँ सरस्वती व युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी एवं राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज जी के तैलचित्र पर नमन करते हुए आज मंच पर उपस्थित रहे श्रीमान श्री राहुल नार्वेकर जी, जो अभी विदा लिए हैं, और हमारे बीच में विशेष रूप से उपस्थित पद्मश्री जनार्दन पंत बोथे सर, श्री राहुल गौड़ जी, डॉक्टर विजय खंडाल जी व कुमारी पायल राय जी एवं सभी हमारे गणमान्य नागरिकगण एवं पूरे देश भर से आए ऐसे युवा सांसद में राष्ट्रीय पर्यावरण युवा सांसद एरीवाईपी 2026 के सभी प्रतिनिधिगण, और सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग जो है और सभी यहाँ पे उपस्थित हैं, इन युवाओं के लिए जोरदार ताली से इनका अभिनंदन करेंगे। तो इस हमारे 4th नेशनल एनवायरनमेंट यूथ पार्लियामेंट के इस 2 दिवसीय जो सत्र हुए उसके समापन सत्र में उपस्थित हमारे सभी युवा साथियों, और वाकई में यह महत्वपूर्ण बात है कि हमारे बीच में भी नार्वेकर साहब ने कैसे युवाओं की भूमिका क्या हो सकती है इस लोकतंत्र में, इसके बारे में बहुत अच्छी बातें कही। और जो हमने यहाँ पर जो पार्लियामेंट हाउस में देखा, यहाँ पे विधानसभा भवन में, विधान भवन में जो हमने देखा, वाकई में काबिले तारीफ आप लोगों का जो प्रदर्शन था, मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो एक विद्यार्थियों का प्रदर्शन है। वाकई में एक सारगर्भित उद्बोधन के साथ में आपने उसको पक्ष और विपक्ष की भूमिका को आपने बहुत अच्छे से निर्वहन किया। आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। और वाकई में ये जो विषय रखा गया था हमारे इस पर्यावरण सेशन में, और यह पर्यावरण जो सेशन है और हमारे लिए आदिकाल से अभी वर्तमान काल तक और आने वाले कई पीढ़ी तक ये हमारे लिए वाकई में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि पर्यावरण है तो हम हैं और हमारे से ही पर्यावरण है, एक दूसरे के पूरक हैं। अगर हम पर्यावरण का संरक्षण नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगे। तो इसके विभिन्न गूढ़ मुद्दों पर आपने जो यहाँ पे 2 दिवसीय जो प्रदर्शन जो है आपने संसद में भाग लिया और अच्छे अच्छे विषय रखे आपने, और इससे हम सभी का भी ज्ञान अर्जन हुआ। और एक बात मैं आप लोगों को यह भी बताना चाहता हूं कि ये जल जंगल जमीन हमारे देश में पहले से उपस्थित था, लेकिन विद्यार्थी परिषद के नाते और विद्यार्थी परिषद ने ये 5 जा ऐसा विकसित किया है। ये 5 जा कौन सा है? जल, जंगल, जमीन, जन और जानवर। तो इस प्रकार के 5 जा की अभिकल्पना अगर प्रस्तुत की है तो इस विद्यार्थी परिषद के माध्यम से की गई है, और इन 5 जा का कैसे विकास हो सकता है आने वाले समय में, इसके बारे में सतत चिंतनशील विद्यार्थी परिषद है। और इसी का परिणाम है कि आज हमारे बीच में इस नागपुर शहर में 2 दिवसीय इस जो एनवायरनमेंट पार्लियामेंट का जो है हमने सत्र देखा। और हम सभी जानते हैं जब विद्यार्थी परिषद की जब स्थापना हुई 9 जुलाई 1949 को, उसके बाद से ही विद्यार्थी परिषद
विद्यार्थियों के साथ साथ समाज में ऐसे चलने वाले विषयों पर भी लगातार चिंतन मनन अध्ययन करने का काम किया और समाज में ऐसे चलने वाले कई विषयों को भी उठाने का अगर प्रयास किया तो विद्यार्थी परिषद ने किया। चाहे वो 370 की बात हो, चाहे वो आरक्षण की बात हो, चाहे और अन्य विषय जो हैं विद्यार्थी परिषद ने, चाहे एनईपी की बात हो जिसको हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहते हैं, इस प्रकार के जो तमाम ऐसे विषय हैं इन सब के बारे में अगर सबसे पहले जो सोचने का काम किया, विषय को चर्चा में अगर लाने का प्रयास किया तो विद्यार्थी परिषद ने ऐसा प्रयास किया। और इसी तरह हम देखते हैं कि आप लोगों ने क्लाइमेट चेंज की बात की और वाकई में जो क्लाइमेट चेंज है आज के दौर में सबसे महत्वपूर्ण जो है विषय है और इसके बारे में पूरे देश दुनिया में इस पर काफी चर्चाएं हो रही हैं। क्लाइमेट चेंज के बारे में, रेयर अर्थ के बारे में चर्चाएं हो रही है, रेयर अर्थ के बारे में घमासान हो देखने को मिल रहा है। तो हमको इसकी विशेषज्ञता को समझते हुए हमको भी इस विषय पर यहां पर बात करने का मौका मिला, ये वाकई में काबिले तारीफ है। और जैसा कि मैंने कहा कि सबसे पहले विद्यार्थी परिषद ने ये 5 जा लाने परिकल्पना यहाँ पे हमारे बीच में उपस्थित करने का काम किया। उसी तरह जो है हमारे विद्यार्थी परिषद ने मेले मड़ई के माध्यम से या फिर सिंहस्थ मेला के माध्यम से या फिर प्रयाग में जो कुंभ मेला लगता है उसके माध्यम से हमारे विद्यार्थियों के बीच में पर्यावरण जागरूकता के विषय में काम करने का भी प्रयास लगातार करती आ रही है। इसी के साथ हम देखते हैं कि नर्मदा, पवित्र नर्मदा या फिर भारत के जो जितने भी नदियां हैं या फिर भारत के जितने भी जलाशय हैं या भारत के जितने भी तालाब हैं, उन तालाब में एसएफडी के माध्यम से कैसे वहां पे पर्यावरणीय जो चिंतन है उसको चर्चा करने का अगर प्रयास किया तो विद्यार्थी परिषद के माध्यम से किया। इसी तरह हम जानते हैं कि स्टूडेंट फॉर डेवलपमेंट जिसके तहत इस प्रकार का जो है एनईवाईपी नेशनल एनवायरनमेंट यूथ पार्लियामेंट का आयोजन किया जा रहा है। तो यूथ पार्लियामेंट के साथ साथ जो ग्रामीण स्तर पर या फिर सामाजिक स्तर पर, चाहे वो तालाब के जल का परीक्षण का मामला हो, चाहे वो मिट्टी को परीक्षण करने का मामला हो मृदा परीक्षण के माध्यम से, एसएफडी टॉक के माध्यम से और फिर एसएफडी विजिट के माध्यम से और संडे फॉर विजिट, संडे फॉर एसएफडी, तो इस प्रकार के चर्चा को हमारे विद्यार्थियों के बीच में अगर लाने का प्रयास किया गया है तो विद्यार्थी परिषद के माध्यम से किया गया। और हम सभी जानते हैं हमारे बीच में हमारा जो अधिवेशन होता है, राष्ट्रीय अधिवेशन, हमारे समाज में ऐसे जो काम करने वाले, कचरा प्रबंधन पर काम करने वाले, पर्यावरण इशू पर काम करने वाले, क्लाइमेट चेंज पर काम करने वाले, ग्रामीण विकास पर काम करने वाले, इस प्रकार पर जो काम करने वाले जो व्यक्ति हैं, इनको भी विद्यार्थी परिषद ने समय समय पर पुरस्कृत करने का भी प्रयास किया है। आज जब चर्चा हो रही थी संसद में तो कई हमारे विद्यार्थियों के द्वारा कुछ ऐसे विषय भी उठाए गए और वाकई में हमारे देश की अगर विकास की बात करें, हम विकास की परिकल्पना की बात करें तो वह जो मुद्दे हैं काफी महत्वपूर्ण हैं। अगर उन मुद्दों पर हम आने वाले समय में कार्य करने की दिशा में, उसके बारे में चर्चा करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे तो वाकई में एक हमारे लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। चाहे वो ग्रामीण क्षेत्रों में लगने, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जो उपबंध है, पेशा कानून, पंचायत एक्सटेंशन लॉ या फिर 5वीं अनुसूची के जो कानून है या फिर 6वीं अनुसूची के जो कानून है, अगर यह कानून हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जिनका सीधा से सीधा संबंध जो है पर्यावरणीय संरक्षण की दिशा में सोच है, तो ऐसे मुद्दों पर अगर जो है आने वाले समय में हमारे विद्यार्थी अगर काम करेंगे, इनको और लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे तो वाकई में हमारे देश के जो ग्रामीण जो जनसंख्या, जो ग्रामीण भौगोलिक परिस्थिति है उसको वाकई में और संरक्षित व सुरक्षित करने का प्रयास कर सकते हैं। इसी तरह हम सभी इस एनईवाईपी के माध्यम से सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं।
और हमारे परंपरा में तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को जीने की परंपरा है। चाहे हमारे जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो 30 त्यौहार होते हैं या फिर शहरों में भी जो 30 त्यौहार होते हैं, चाहे दिवाली हो, दशहरा हो या फिर छठ पूजा हो, होली हो या फिर कई ऐसे तमाम प्रकार के जो नवाखाई हो, ऐसे तमाम प्रकार के जो त्यौहार हैं, इसमें वाकई में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात होती है। एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक उदाहरण देना चाहता हूं मैं। हमारे विद्यार्थियों के माध्यम से सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के, चाहे वो जो है अनुभव यात्रा के माध्यम से, संवेदना शिविर के माध्यम से, ग्रामों में जाकर के 3 दिन 4 दिन 5 दिन ऐसा 50 गांवों में जाकर के एक साथ, 40 गांवों में जाकर के एक साथ वहां रह करके वहां के अनुभव को प्राप्त करने का प्रयास हमारे विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने किया। और जहां तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करूं तो हमारे छत्तीसगढ़ में एक पद्मश्री हेमचंद मांझी जी हैं। तो एक बार उनके बीच में हमारे विद्यार्थियों का जाना हुआ ग्रामीण क्षेत्रों में अनुभव के दौरान। तो उसी दौरान हमारे एक परिचित को जो है किसी पैर दर्द की शिकायत हुई। सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कैसे जीते हैं। हमारे एक परिचित है विद्यार्थी परिषद के, तो उनको पैर में बड़ा दर्द का शिकायत हुआ। और जब उन्होंने ग्रामीणों से कहा कि मेरे पैर में बहुत दर्द है और मैं तो यहां आया हूं, मैं दवाई वगैरह कुछ नहीं लाया हूं, तो उस ग्रामीण ने उस हमारे परिचित को एक ऐसे वैद्य राज्य के पास ले गए जो इसके बारे में इलाज जानते थे। और उन्होंने उनको पकड़े, उनसे पूछे कि क्या हुआ है, तो उन्होंने बताया कि यहां से इस क्षेत्र में मेरा दर्द हो रहा है, एक तरफ ऐसा कर। तो उनको लेकर के गए नदी के किनारे, तालाब जो वगैरह था उसके किनारे लेकर के गए और वहां पे जाकर के 5 पत्थर के टुकड़े लिए, इतने बड़े बड़े, वो कंचा होता है ना, कंचा, उतना बड़ा जो है पत्थर का 5 टुकड़ा लिया उन्होंने, वैद्य राज्य ने। और वो नदी के किनारे या तालाब के किनारे जो वहां था वहां पर जाते हैं और देखिए कैसे जो है बूटी को कैसे तोड़ते, इसको आप समझने की प्रयास करें कि ये कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सकता है। वो 5 जो पत्थर लिए थे और वो बूटी के पास गए और 5 पत्थर को उछालते हुए ऐसे एक पत्थर उछालते और उस बूटी को तोड़ते, दूसरा पत्थर उछालते और दूसरे पत्थर के हाथ में आते तक दूसरे बूटी को तोड़ते। इस तरह 5 पत्थर उछाल करके जितना कम से कम बूटी आता है उसको तोड़ करके, ये कैसे देखिए आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने का एक बहुत बड़ा प्रयास। उस गांव के जो अनजान है, जो पढ़ाई नहीं की है, वैद्य है, उसने इस प्रकार का सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने का प्रयास किया है। तो अगर एक ग्रामीण व्यक्ति जो वाकई में पढ़ा लिखा नहीं है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कैसे जी रहा है, तो वाकई में वहां पर जाकर के हमारे विद्यार्थियों ने सीखना चाहिए। और हम हर वर्ष इस प्रकार के जो ग्रामीण क्षेत्रों का अनुभव कार्यक्रम हम करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में जल संवेदना शिविर के माध्यम से वहां ग्राम को जानो, ग्रामीण क्षेत्रों को जानो, इस प्रकार के कार्यक्रम हम हमेशा करते रहते हैं। इसी कारण हमने और अलग अलग जितने भी विद्यार्थी परिषद के जो आयाम हैं, मुझे तो आप लोग अलग अलग विश्वविद्यालयों से, अलग अलग महाविद्यालयों से आए हैं, कोई एमबीबीएस से आया होगा, कोई इंजीनियरिंग से आया होगा, कोई एग्रीकल्चर से आया होगा, कोई मैथमेटिक्स से आए होंगे, कोई मैनेजमेंट से आए होंगे। तो विद्यार्थी परिषद का भी यह प्रयास है कि हमारे भारत में जितनी विधाएं हैं उन विधाओं के विद्यार्थियों के बीच हम जा करके कैसे उनके बीच जो है समाज सेवा की भावना, देश प्रेम की भावना को हम कैसे विकसित कर सकें, इसके लिए निरंतर प्रयास किया। चाहे वो एग्रीकल्चर के विद्यार्थियों के लिए हो, एग्री विजन के माध्यम से एग्रीकल्चर के जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको हम समाज के साथ जोड़ करके समाज में कैसे इसको अच्छी भूमिका, हम समाज को इस एग्रीकल्चर से कैसे जोड़ा जा सकता है, इसके लिए प्रयोग करती है। फार्मा विजन के माध्यम से यह जो हमारा फार्मेसी का जो विद्यार्थी है, समाज में जाकर के उस फार्मेसी को प्रयोग कैसे समाज में जाकर के करे, इस प्रकार से। और अन्य जितने भी विधाएं हैं, हम इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों के बीच में सविष्कार के माध्यम से कि कैसे जो है सविष्कार के माध्यम से मॉडल तैयार करके या फिर कुछ ऐसा प्रयोग करके हम समाज में जो है समस्याओं का समाधान हमारे विद्यार्थियों के बीच से निकल कर आए, इस प्रकार के हमारे प्रयास चलते रहते हैं। हमारे जो नेशनल इंपॉर्टेंस इंस्टीट्यूट्स हैं,
जिसको हम आईआईटी कहते हैं, आईआईएम कहते हैं, या फिर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कहते हैं, इनके बीच भी हम इनके बीच हमारे हमेशा ऐसा प्रचलित भी रहा है कि जो नेशनल इंपॉर्टेंस के जो इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें एकदम पढ़ने लिखने वाले पढ़ाकू विद्यार्थी आते हैं। मेडिकल के क्षेत्र में एकदम पढ़ाकू तरीके के विद्यार्थी आते हैं, ऐसा समाज में परिकल्पना है, धारणा है। लेकिन हमारे मेडिकल के विद्यार्थी, हमारे आईआईटी के विद्यार्थी, हमारे मैनेजमेंट के विद्यार्थी समाज के साथ मिलकर के ऐसे नए प्रयोग कर रहे हैं और उस प्रकार की धारणा को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये हमारे जो विद्यार्थी हैं जो नेशनल इंपॉर्टेंस के इंस्टीट्यूट्स में जो पढ़ रहे हैं, सिर्फ पढ़ाकू ही नहीं है, वो समाज के लिए भी काम कर रहे हैं और वाकई में समाज में एक समस्या का जो भी समाधान है उसको प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जितनी भी विधाएं हैं इन सब के बीच में हमारे विद्यार्थी परिषद के माध्यम से जाने का प्रयास करते हैं। हमारे बीच में छात्राओं बहनों का भी बहुत काम है। छात्राओं बहनों में कैसे कैपेसिटी बिल्डिंग हो, छात्राओं में कैसे कराटे ट्रेनिंग की प्रशिक्षण हो, हमारे जो जनजाति विद्यार्थियों जो हमारे जो गांव ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं उनको कैसे, जहां पे तमाम प्रकार की सुविधाएं नहीं है लेकिन उनको 20 की संख्या में, 50 की संख्या में, 100 की संख्या में निकाल करके एयरपोर्ट कैसे होता है, मेट्रो ट्रेन कैसे होता है। जिन्होंने अभी तक मॉल नहीं देखा वो मॉल दिखाने का प्रयास करते हैं। हम एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा करके उन्हें एक अनुभव देने का प्रयास अगर करता है तो विद्यार्थी परिषद करता है। हमारे कई ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां के विद्यार्थियों ने अभी तक ट्रेन नहीं देखा है, जहां के विद्यार्थियों ने मॉल नहीं देखा है, जहां के विद्यार्थी एक बड़ा इंस्टीट्यूट कैसा होता है, नेशनल इंपॉर्टेंस इंस्टीट्यूट, उस प्रकार की चीजों को अनुभव कराने का प्रयास हमारे विद्यार्थी परिषद के माध्यम से किया। तो इस प्रकार हम जो है एक्सपोजर विजिट के माध्यम से हम ग्रामीण क्षेत्र के जो विद्यार्थी हैं उनको कैसे एक जो है नए जो शहर हैं, जो नए जो परिक्षेत्र हैं उनके बीच में ले जा करके संपर्क कराने का प्रयास हमारे विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने किया है। अभी हमारे बीच में बात चल रही थी कि हम 2047 एक विकसित भारत 2047 की बात हम कर रहे हैं और वाकई में अगर विकसित भारत 2047 की अगर बात कर रहे हैं तो हम सभी का उसमें योगदान होना आवश्यक है। योगदान होना आवश्यक है कि नहीं है? जोर से बोलियो, योगदान होना आवश्यक है कि नहीं? तो इस कारण जो है हम सभी युवाओं को और आने वाले समय में इस प्रकार के नए प्रयोग, इस प्रकार के विधाओं को जीने का कार्यक्रम हमको निरंतर संचालित करना है। हमारे जो ऐसे अनभिज्ञ साथी हैं जो गांव में रह रहे हैं उनको हम इस प्रकार से जो है सामाजिक क्षेत्र में, हम इस प्रकार के एक्टिविटी में, हम इस प्रकार के डेवलपमेंट में कैसे जोड़ पाएं। अगर जोड़ पाएं तो वाकई में हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात होगी। और वाकई में अगर इस प्रकार के कार्यक्रम को आप संचालित कर पाएंगे तो 2047 विकसित भारत, जिसमें एक सशक्त भारत, विश्वगुरु जो भारत बनने वाला है, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो आप सभी को इस 2 दिवसीय जो हमारा पार्लियामेंट हुआ, एनवायरनमेंट पार्लियामेंट, उसमें आप सभी ने बहुत अच्छे से बखूबी भाग लिया। आप सभी को बधाई और इस प्रकार से अपनी सुविधा को आगे और बढ़ते क्रम में ले जाइए और 2047 है उसमें एक भागीदार भूमिका निभाइए। आप सभी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। अब मैं पद्मश्री जनार्दन पंत बोटे जी से छात्र शक्ति को संबोधित करने हेतु विनती करता हूं। आदरणीय व्यासपीठ और जो अपने जीवन में देश का अच्छा चाहते हैं वो सब युवा मंडली, मैंने विधानसभा में आपका जो सबका डिबेट से सुना तो मैं मंत्रमुग्ध हो गया कि मुझे लगता है कि ये उम्र में आप इतनी अच्छी सी सभा चला सकते हैं और विरोध को और ये प्रत्यक्ष जो 2 पार्टियों को कैसा उत्तर देना और क्या करना, और उसमें सभी का विशेष ऐसा महत्व था कि आप देश कैसा सुरक्षित रहे, देश कैसा ऊंचा हो जाए,
ये सब सोचते थे। ये नहीं कि मानव के लिए क्या करना है, हम कहेंगे, ये बातें तो छोड़िए। लेकिन जब मैं सुन रहा था तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था क्योंकि हम देख रहे हैं उस ऊंचे भारत को, जो आगे क्या हो सकता है वो ऊंचे भारत को हम देख रहे थे। बड़ा आनंद लगा और देखा कि और कुछ संसद आपकी चले तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन पूर्व काल का ये नियोजित जो समय रहता है उसके में। लेकिन एक बात बताऊं कि पहले जो अपने देश में साधु संत रहते थे वो जहाँ तक के जंगलों में रहते थे। आजकल तो नहीं बता सकता मैं कहाँ रहते हैं, जंगल है ही नहीं तो कहाँ रहेंगे वो। तो जंगलों में रहते रहते हमारी तबीयत भी अच्छी थी। हाँ ठीक है, चेहरे के ऊपर नहीं कोई पाउडर लगाते थे, लेकिन उनके गाल देखो, उनके चेहरे देखो, उनके हाथ पैर देखो तो कितने मजबूत रखते थे। हाँ ठीक है, काला हो सकता है या ओरिजिनल कोई गोरा भी हो सकता है, लेकिन एक बात बताऊँ, ये पर्यावरण के बारे में आप सब सोचते हैं, सोचना भी चाहिए। ये तो हमारे जीने मरने का समय है, उसको नहीं छुएंगे, उसके बारे में नहीं विचार करेंगे तो पूरा देश बिना शस्त्रों से, बिना शत्रुओं का खत्म हो जाएगा। इतना ख्याल रखिए। जय गुरुदेव। अब मैं पुरस्कार घोषणा हेतु पायल राय जी को जिसे आग्रह करता हूं। एक बार पुनः आप सभी को नमस्ते। और अब जिस चीज़ का आप लोगों को इतने देर से इंतज़ार है, सुबह से मैं समझ रही हूँ सभी लोग एग्जॉस्ट हो चुके, लेकिन ये 2 सेशंस में हम सभी जानते हैं कि हमें 2 सेशंस के लिए अलग अलग पोर्टफोलियो मिले थे। हमारे 2 सेशंस में 2 स्पीकर्स, 2 डेप्यूटी स्पीकर, 2 प्रधानमंत्री, ऐसे करके हम सभी को ध्यान में है कि पोर्टफोलियोज थे। तो ऐसे में हमने इस 4th नेशनल एनवायरमेंटल यूथ पार्लियामेंट को के अवार्ड कैटेगरीज को हमने 10 भाग में कैटेगराइज किया है। बेस्ट प्राइम मिनिस्टर अवार्ड 2 सेशन में हमारे 2 प्रधानमंत्री थे, तो बेस्ट प्राइम मिनिस्टर अवार्ड अंबुज राय जी, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ। आपसे मैं आग्रह करती हूं कि आप मंच पे आए। बधाई हो। बेस्ट लीडर ऑफ अपोजिशन अवार्ड बेस्ट लीडर ऑफ अपोजिशन अवार्ड उर्वी राठौर, पंजाब यूनिवर्सिटी, डीएवी यूनिवर्सिटी पंजाब। थोड़ा चेयर अप करेंगे तो अच्छा रहेगा। बेस्ट पार्लियामेंट्रियन अवार्ड रूलिंग पार्टी से प्लीज मैम डॉक्टर सुप्रिया मैम, ईएनओ, डीएवी यूनिवर्सिटी जलंधर। बेस्ट पार्लियामेंट्रियन अवार्ड रूलिंग पार्टी उत्कर्ष सिंह, कोड 63 लखनऊ।
थोड़ा जल्दी आएंगे। बेस्ट पार्लियामेंट्रियन अवार्ड अपोजिशन पार्टी गार्गी चतुर्वेदी, कोड 53। मानव रचना यूनिवर्सिटी हरियाणा। बेस्ट स्पीकर अवार्ड, बेस्ट स्पीकर अवार्ड जिया सोनी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब। Best Research and Content Award goes to Harshita Deva Guptapu. Harshita Deva Guptapu. She is from Andhra University. Best Environmental Policy Proposal Award goes to Oshin Sharma, Code 54. She is from Dr. Yashwant Parmar University. Best Green Innovator Award goes to Kavya Sharma, Code 30. Kavya Sharma, Code 30. Dr. Bhim Rao Ambedkar University. Agra. Best Journalist or Environment Reporter Award goes to Khushmandeep Kaur, Code 178. और अभी तक जिनको भी अवार्ड मिला है थोड़ा सामने ही रहेंगे, हम बाद में ग्रुप फोटो भी लेंगे। खुशमनदीप कौर, बेस्ट जर्नलिस्ट अवार्ड। शी इज फ्रॉम निम्स यूनिवर्सिटी जयपुर। आई वुड लाइक टू कॉल ओपी सिंह सर फ्रॉम निम्स यूनिवर्सिटी। ओपी शुक्ला सर।
Okay. Youth Icon Award 2026 goes to Sering Lamu Shongmu from Arunachal Pradesh. आज पूरे दिन 2 सेशन में ये पूरे रिजल्ट के इवैल्यूएशन के लिए हमारे साथ जूरी मेंबर्स के रूप में डॉक्टर बीना राय मैम फ्रॉम लखनऊ यूनिवर्सिटी, डॉक्टर गुरप्रीत सिंह सर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूथ डेवलपमेंट चंडीगढ़। मैं आप सभी से आग्रह करती हूं कि आप कृपया मंच पे आए। डॉक्टर पंकज ठाकुर दिल्ली यूनिवर्सिटी, डॉक्टर राजीव कुमार निरंजन बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, एडवोकेट अनुज ठाकुर हाई कोर्ट नागपुर। मैं आप सभी से भी आग्रह करती हूं कि आप कृपया मंच पे आए। और वो अनुज मैं 10 अवार्ड विनर्स से भी आग्रह करती हूं कि आप कृपया मंच के समीप आए। हम सभी एक ग्रुप फोटो लेंगे। अनुज जी आ जाओ। अनुज जी जूरी मेंबर एक और अनाउंस कर दीजिएगा कि सत्र के बाद में हम ग्रुप फोटो सभी का सामूहिक बाहर में लेंगे। बाहर वो सीढ़ी के पास। हाँ, सीढ़ी के पास सामूहिक। ठीक है ठीक है। ये दे रही है ना। हाँ, सारे विनर्स प्लीज मंच पे आएंगे। बाकी के जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं कोई जाएगा नहीं। अभी हम सभी इस सत्र के बाद ग्रुप फोटो लेने वाले हैं यहाँ पे।
वो सूचना में करेंगे ना। आप सभी को ये दोनों सेशंस के वीडियोस ABVP विदर्भ ऐसा YouTube चैनल पे आप पूरा लाइव स्ट्रीमिंग हुआ है, तो वहां भी मिल जाएगा। और सभी पार्टिसिपेंट्स को अभी पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट भी मिलेगा। अब मैं आभार व्यक्त करने हेतु डॉक्टर विजय खंडल जी से आग्रह करता हूं। ज्ञान की देवी माँ सरस्वती, युवाओं के प्रेरणा स्थान स्वामी विवेकानंद, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज, इनके पावन स्मृति को नमन करता हूँ। आज के समारोपीय कार्यक्रम के में उपस्थित कुछ कारणवश उनको मुंबई जाना पड़ा। ऐसे हमारे डायनामिक विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय एडवोकेट राहुल नार्वेकर जी, पद्मश्री आदरणीय जनार्दन बोथे जी, आशुतोष जी, राहुल जी, पायल जी, उपस्थित सभी प्राध्यापक वर्ग और मेरे विद्यार्थी मित्रों, पिछले 2 दिनों से राष्ट्रीय पर्यावरण युवा संसद के हेतु आप यहाँ पे नागपुर ऑरेंज सिटी में आए हुए हैं। कल इसका उद्घाटन सत्र हुआ। उद्घाटन सत्र में जो डॉक्टर मनाली क्षीरसागर नागपुर विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर है, वो कल उद्घाटन किए उन्होंने। उसके तहत क्योंकि NEYP जो है वो राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विद्यापीठ के संयुक्त विद्यमान से आयोजित किया गया है, इसलिए मनाली क्षीरसागर मैडम ने जो हमको सहकार्य और जो मार्गदर्शन किया उस हेतु मैं उनके आभार व्यक्त करता हूँ। आज जो राहुल नार्वेकर सर जो आए और विशेषता से वो विधान भवन में बैठे, आप सभी का डिबेट उन्होंने सुना और उन्होंने वहाँ पे भी उद्बोधन किया, यहाँ पे भी उद्बोधन किया। उन्होंने जो मार्गदर्शन किया और फ्यूचर में जो उन्होंने प्लानिंग बताई, उसलिए मैं राष्ट्रीय पर्यावरण युवा सांसद की ओर से उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जनार्दन जी बोते सर, लास्ट मोमेंट पे हमने उनको कॉल किया और उन्होंने हमारा निमंत्रण स्वीकारा, इसलिए आपका भी तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आशुतोष जी, आपने जो उद्बोधन किया उस हेतु आपका आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे स्टूडेंट फॉर डेवलपमेंट और सभी कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारी, विशेष करते राहुल जी, पायल जी और सभी पदाधिकारियों ने जो पिछले 6 महीनों से अपना जो सहयोग दिया, उसके लिए भी उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और आज हमारे बीच में आए हुए नागपुर विश्वविद्यालय के व्यवस्थापन परिषद सदस्य, सीनेट सदस्य, प्राध्यापकगण, उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। और इस सभी प्रोग्राम के जो बैकबोन है, हम सभी के मार्गदर्शक आदरणीय देवदत्त जोशी सर, इनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। और जो पिछले 6 महीने से 75,000 छात्र जो अभी भारतवर्ष में पर्यावरण के संरक्षण के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनने वाले हैं, आप सभी का अभिनंदन करता हूँ, आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और इस प्रोग्राम हेतु जो 6 महीने से प्रोग्राम चल रहा है, पिछले 3 दिन से नागपुर में प्रोग्राम चल रहा है, इसके प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रीता जिन्होंने हमको सहकार्य किया, जिन्होंने मार्गदर्शन किया, उन्हीं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। राष्ट्रगान हेतु सबको अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।
वंदे वंदे। धन्यवाद।